नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। खालिस्तानी खतरे के ऊपर आज हम बात करेंगे। लुधियाना में कोर्ट परिसर में गुरुवार को हुए बम धमाके में नए खुलासे हो रहे हैं। बम धमाके में मारे गए व्यक्ति के शरीर पर एक धार्मिक निशान मिला है। इससे धमाके में खालिस्तानी एंगल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं चंडीगढ़ में शुक्रवार को सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि धमाके में आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका है और प्रारंभिक जांच में यह पता चलता है कि विस्फोट में मरने वाला व्यक्ति हैंडलर अपराधी था। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। यह आशंका पिछले माह आईबी ने पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में जाहिर की थी। 15 अगस्त के बाद से 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं और इसके साथ ही 11 टिफिन बम बरामद भी हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला अधिकारियों और सूत्रों के मुताबिक पंजाब में टिफिन बम का खतरा काफी बना हुआ है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद नहीं हुए हैं। अजनाला की घटना में तार भी आतंकियों से मिले हैं। अजनाला में एक फिलिंग स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना के बाद से पुलिस ने पास ही के गांव में 4 युवकों को पकड़ा था, जिनमें से रूबल और विक्की दोनों कासिम और पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे के संपर्क में थे। इससे पहले दिल्ली में 15 सितंबर को गिरफ्तार 6 आतंकियों की जान मोहम्मद ओसामा, मूलचंद, जिशान, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद से भी पूछताछ में इसकी जानकारी मिली थी कि उन्हें पंजाब से ही विस्फोटक सामग्री सप्लाई की गई थी। हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार केवल पंजाब के खालिस्तान समर्थक आतंकियों के हौसले बढ़ाने के लिए सप्लाई किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल उनके ही स्थानीय आतंकी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सके। आईबी बार बार पंजाब में हाई अलर्ट कर रही है कि किसी बड़ी वारदात की फिराक में आतंकी संगठन है और पंजाब में जितनी भी खेप आरडीएक्स या टिफिन बम की बरामद हुई है, उसके तार पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रधान लखबीर सिंह रोडे से जुड़े पाए गए हैं। तो आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि खालिस्तानी खतरा किस तरीके से भारत पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें राजेश भारती जी, रक्षा विशेषज्ञ और शिक्षाविद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। इसके साथ ही सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लुधियाना में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ, एक व्यक्ति के ऊपर एक विशेष धार्मिक चिन्ह जो है वो भी मिला, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि ये खालिस्तानी आतंकी का ही हमला था। अब एक और देखा जाए, आईएसआईएस और खालिस्तानी इन लोगों के कांटेक्ट हमेशा से देखने में आते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से पंजाब में भी अब देखा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें होने लगी हैं, पंजाब इससे अछूता नहीं रहा है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से रक्षा है वो इस तरीके से काम कर रही है? किस तरीके का खतरा भारत को हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अंशुल जी जानना चाहूंगा पहले जी कि जब देश की आजादी हुई 1947 में, तो उसी समय कुछ सिख नेताओं ने ये सोचा कि सिख एक अलग धर्म है, तो जब इस्लाम के आधार पे पाकिस्तान एक अलग देश बना तो उन्होंने उसी समय जो है ये मांग रखी। लेकिन ये क्योंकि इतने छोटे ग्रुप की मांग थी कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आप देखिए कि आजादी के ठीक बाद पंजाब में जो है पंजाबी भाषी आंदोलन शुरू हो गया और उसी भाषाई आंदोलन वो इतना उग्र होता है कि उसी आंदोलन से अकाली दल का जन्म हुआ और अकाली दल की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सरकार को जो है झुकना पड़ा और 1966 में भाषा के आधार पे जो है राज्य बना पंजाब राज्य, और हरियाणा को उससे अलग कर दिया गया। चंडीगढ़ हमने केंद्र शासित प्रदेश बना और अकाली दल पंजाब की राजनीति के केंद्र में आ गई। लेकिन इसके बाद जो है एक और घटना है, रूपनगर जिला है पंजाब में, आनंदपुर साहिब प्रसिद्ध उनका पवित्र स्थल है। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, वो 2 गुरुओं से भी जुड़ता है, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह वहाँ कुछ समय तक रहे हैं। तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में जो है उन्होंने स्वायत्तता की मांग कर दी और कहा कि केंद्र सरकार के पास में रक्षा, विदेशी मामले, सुरक्षा, संचार और मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिए और बाकी चीजें जो है वो पंजाब राज्य को स्वायत्तता दे देनी चाहिए। ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, उसको जो है सिरे से खारिज कर दिया गया।
लेकिन आप देखिए कि वो बात दबी नहीं और धीरे धीरे 80 के दशक तक आते आते वो आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो है खालिस्तानी आंदोलन के रूप में हमारे सामने आने लगता है। जी। 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पंजाब के डीआईजी की हत्या कर दी गई और उसी के बाद भिंडरवाला ने जो है उससे अपना गढ़ बना लिया, फिर उसका जो है किलेबंदी करना शुरू करा। अब भिंडरवाले का भी अगर आप देखें तो वो जो है पंजाबियों की एक शैक्षणिक संगठन है दमदमा टैंक, उसका वो दमदमी टकसाल करके एक उनका शैक्षिक संगठन है, उसका वो हेड नियुक्त होता है और फिर वहां से कैसे वो उस स्वायत्तता की मांग को एक राजनीतिक आंदोलन। तो पंजाब के अंदर एक जो सिख समुदाय के कुछ लोग हैं उन्हें ये लगता है कि वो भारत के साथ रहे भी तो स्वायत्तता के साथ रहे। और मुझे लगता है कि अकाली दल का जो कमजोर पड़ना है 80 के दशक में, उसी से ये आंदोलन आया और फिर से देखिए कि अकाली दल कमजोर पड़ा है पंजाब की राजनीति में और फिर से खालिस्तानियों की बात हो रही। जहां तक आईएसआई के लिंक का सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान तो भारत को कमजोर करने के लिए एक अवसर है, क्योंकि पंजाब में आतंकवाद के एक लंबे दौर में हमने बड़ी समस्या झेली है। तो आईएसआई के लिए तो सिर्फ एक अवसर मात्र है और आईएसआई इस अवसर को बुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत को जो है कश्मीर इश्यू पे जब तक कमजोर करना है या कश्मीर प्राप्त करना है तो वो भारत जितना कमजोर हो आंतरिक मामले में जितना होंगे। अच्छा, भारत सरकार को जो है जब हमने भाषा के आधार पे ये जो है स्थिति 1953 में आंध्र प्रदेश एक स्टेट होता था मद्रास स्टेट, उसी मद्रास स्टेट से तमिलनाडु बना है, केरला बना है, कर्नाटका बना है और आंध्र प्रदेश बना है। तो एक आंध्र तेलुगु नेता थे श्रीरामालू, वो भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी राज्य बनाना चाहते थे, वो अनशन पे बैठ गए। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उनके अनशन पे बैठने के बाद उनका डेथ हो गया और फिर तमिल और तेलुगु लोगों में आपस में संघर्ष शुरू हुआ और सरकार झुक गई और भाषा के आधार पर पहला राज्य भारत में बना आंध्र प्रदेश। और 66 में हमने अभी बात किया कि पंजाब भाषा के आधार पर एक राज्य बना। तो ये भाषाई आंदोलन अंततः स्वायत्तता के तरफ या खाली इस तरह के तरफ आंदोलन की तरफ जाएगा, ये बात हमने उस समय नहीं सोचा था और ये उसी की परिणति है। और ये जो है अकाली दल पंजाब की राजनीति में प्रभावी हो जाएगी, तो ये जो खालिस्तानियों का प्रभाव है ना वो मुझे लगता है कि कम हो जाएगा। अकाली दल जब जब कमजोर हुआ है, 70 के दशक में जाके कमजोर हुआ तो खालिस्तान का आंदोलन चला, फिर अकाली दल जब वहाँ की राजनीति के केंद्र में आ गया तो फिर से खालिस्तान मूवमेंट थोड़ा शांत रहा। तो मुझे लगता है कि अकाली नेताओं, क्योंकि वो अकाली नेता वो है जो भारत के साथ ही रह के जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, और खालिस्तानी वो है जो भारत से अलग करना चाहते हैं या स्वायत्तता चाहते हैं। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लुधियाना ब्लास्ट में ये खुलासा हुआ है कि आत्मघाती हमलों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ा है और खालिस्तानी जो है वो फिर से सिर उठा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अभी जैसे सर ने एक्सप्लेन करा कि अकाली लीडर्स जब जब कमजोर हुए हैं तो सेपरेटिस्ट खालिस्तानी मूवमेंट पावरफुल हुआ है। तो ये पॉलिटिकली नजरिए से ये बात बिल्कुल सही है। अभी देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं पंजाब में, तो अनरेस्ट क्रिएट करने का जो एक मकसद है सेपरेटिस्ट फोर्सेस का, पिछले 13 महीने से जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर भी बताया जा रहा था कि उसमें फार्मर्स कम और दूसरे लोग ज्यादा हैं। तो ये जो बाहर के लोग, दूसरे लोग, इस तरह की जो बातें हो रही थी, पूरे इंडिया में जो मोबिलाइजेशन चल रहा था फार्मर्स का इस एजिटेशन को लेकर, तो वो फार्मर्स का कम और जिनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था या समझ नहीं थी फार्म लॉज की, वो लोग उसके अंदर पाए गए। और वहाँ पे खालिस्तानी जो लीडर्स हैं, जो जिन्हें हम टेररिस्ट बोलते हैं लेकिन वो अपने फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं और सेपरेटिस्ट लीडर्स की तरह उनकी इज्जत उस मूवमेंट में होती है, उनके फोटोज तक पाए गए। तो और वहाँ पे भी ये कयास लगाया गया कि इसका कनेक्शन ओवरसीज फंडिंग से हो रहा है, क्योंकि वहाँ से फंडिंग आ रही है इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ है पॉलिटिकली एक अनरेस्ट का माहौल बनाने के लिए, अभी आप देखिए कि गोल्डन टेम्पल में और कपूरथला में दोनों जगह गुरुद्वारों में जो हरकतें हुई हैं सैक्रिलेज के नाम पर, लिंचिंग और मतलब मौत हुई और लोगों को मारा गया,
तो कल्पित को, तो ये जो और उसके बाद से जो एक भड़काऊ भाषण वाली जो हम देख रहे हैं, जैसे सिद्धू जी ने कहा है पब्लिकली कि इस तरह की अगर कोई रिलीजियस सैक्रिलेज अगर कोई करता हुआ पाया गया तो हमें उसे जान से मारने का भी हक है। तो ऐसे वाले जो एक तरह का जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल एक चर्निंग जो चल रही है, एक जो मोबिलाइजेशन चल रहा है एक अलग किस्म का, तो वो बेसिकली हमें ये उस नजरिए से देखना चाहिए कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं एक तो वो, और दूसरा फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरी तरह देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिया। वो सब घर गए, उनके लिए जो वो चाहते थे वैसा ही हुआ। सरकार ने उनकी बात सुनी और मानी और पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लेकर आए कि हाँ हम इन लॉज को वापस ले रहे हैं। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये एक विक्ट्री बताई गई, एक इस चीज को लेके जो परेशानी थी, ओवरसीज से फंडिंग आना रुक गई है, और इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का भी हाथ बताया गया, क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई में एक डेस्क है जिसे कश्मीर खालिस्तान K2 डेस्क बोला जाता है। तो वहाँ पे भी पिछले दिनों जब सीएए का प्रोटेस्ट आया था कंट्री के अंदर, वहाँ पे भी कुछ लीडर्स हैं जो कि बहुत एक्टिव हुए थे, गोपाल चावला, इन लोगों के नाम लिए गए। तो खालिस्तानी एक मूवमेंट वहाँ से भी एक उसे सपोर्ट मिलता है, एक उसे बढ़ावा मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। तो ऐसी वाली चीजें हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि इलेक्शंस में मतलब कोई भी शांति से इलेक्शन ना हो, कोई अच्छा रिजल्ट ना आए, एक पॉलिटिकल उसे एंगल और कलर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से सिक्योरिटी को जो एक उन्होंने एनएसजी की भी बात करी कि वो उसे वहां भेजेंगे, और एनआईए का भी प्रोब मांगा है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और सिक्योरिटी को लेकर ताकि लोग बाहर निकलें और वोट डालें, तो वो एक डर का माहौल खत्म होना चाहिए। तो ये सरकार जो स्टेप उठा रही है वो ठीक है, और लोगों को ऐसे वाली चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बातों में ना आए। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन एक बात निकल कर सामने आ रही है, काफी समय से ये भी चीजें सुनने में मिली है कि आईएसआईएस का खालिस्तानियों के पीठ पर हाथ है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान शुरू से नहीं चाहता कि भारत का भला हो या भारत में शांति रहे, वो आईएसआईएस से जो है कांटेक्ट करता है या इस तरीके की चीजें फैलाने की कोशिश करता है। अब खालिस्तानियों का की भी अगर बात की जाए तो उनकी पीठ पर आईएसआईएस का हाथ है, इसे किस तरीके से देखें? देखिए, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया में जो कि फ्रीडम के नाम पर बाहर निकलते हैं और लोगों को भड़काकर उन्हें जो नौजवान हैं उन्हें भर्ती करते हैं ताकि वो फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर वो एक तरह से हथियार उठाएं और टेररिज्म में आए। तो ये जितने भी मूवमेंट्स हैं इन सभी का एक दूसरे के साथ एक लिंक जुड़ा हुआ है ताकि ये देशों को तोड़ें, उन्हें कमजोर किया जाए। हर जगह जहाँ पे डेमोक्रेसी है, अच्छी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जैसे कि हिंदुस्तान में, पूरे साउथ एशिया में देखिए इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बाकायदा इतने सालों से एक फेयर और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी चल रही है, जो कि बहुत सारे देशों को पसंद नहीं आती है। और इसीलिए देश को कमजोर करना, उसे तोड़ना, और ये अलग अलग जो हरकतें और जो मूवमेंट्स उठकर आ रहे हैं, इन सभी का आपस में एक लिंक रहता है, फंडिंग रहती है, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स भी रहती है, ताकि सभी देशों में इनको बाकायदा एक्टिवेट किया जाए और ये एक अनरेस्ट का माहौल क्रिएट करें ताकि डर पैदा हो। और अगर देखिए बॉम्ब ब्लास्ट वाले ये हालात बढ़ते रहे और इस तरह की इंसिडेंट्स बढ़ती रही तो लोग डर के मारे वोट डालने नहीं आएंगे। तो इससे किसका फायदा है? देखिए, पॉलिटिकल एंगल इसमें रूल आउट नहीं किया जा सकता है। एट द सेम टाइम पिछले महीने कैंटोनमेंट में भी ब्लास्ट हुआ था पठानकोट में, उसके अलावा 5 साल पहले एयर बेस में भी हो चुका है। तो पंजाब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और इतना लंबा वहाँ पे ये मूवमेंट चला जब मिसेस इंदिरा गांधी और 80s में जाकर ये खत्म हुआ टेररिज्म, केपीएस गिल की उनकी सूझबूझ की वजह से, और उन्होंने जिस तरह इतनी हिम्मत से इसे खत्म किया। तो ये एक लंबा जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, उसके अभी भी हल्के फुल्के कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं। उसके अलावा ऐसा भी प्रयास लगाया जाता है कि ये बाहर के देशों में ज्यादा एक्टिव हैं। देखिए, लंदन में जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, इवन कनाडा में भी इनके सिंपथाइजर्स हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं हरजीत सिंह सज्जन, जिन्हें सिंपथाइजर बताया जाता है। तो बाहर के देशों से भी एक जो इन्हें इंकरेजमेंट मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर जो हैं वहाँ से इन्हें सपोर्ट दे रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे इस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं। बिल्कुल राजेश जी,
लुधियाना बम ब्लास्ट में मृतक के शव पर एक धार्मिक निशान मिला है। धार्मिक निशान मिलने से मतलब कैसे इसे देखा जाए, कैसे इसकी आशंका लगाया जाए कि ये खालिस्तानियों ने ही किया है? हो सकता है कि इस दंगे भड़काने के लिए या भारत में अशांति फैलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया हो। देखिए, आपका दोनों दृष्टिकोण ठीक हो सकता है। इसके पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं और दंगा भड़काना। लेकिन आप अगर एक तरफ ये देख रहे हैं कि आईएसआई और खालिस्तानी आपस में मिले हुए हैं, आईएसआई खालिस्तानी को मदद कर रहे हैं, तो दोनों में से कुछ भी हो, दोनों का उद्देश्य पूरा होता है। इससे आईएसआई का भी उद्देश्य पूरा होता है और खालिस्तानियों का भी होता है। क्योंकि पंजाब की डेमोग्राफी भी थोड़ी बदल रही है। पंजाब की डेमोग्राफी में जो सरदार हैं, जो पगड़ीधारी सरदार जिनकी है, उनकी संख्या घट रही है। क्योंकि एक तो वो माइग्रेट कर रहे हैं और दूसरा बर्थ रेट भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वो जो है उन्हें लगता है कि पंजाब उनके हाथ से निकल जाएगा और पंजाबी से मतलब है पंजाब में रहने वाले नहीं, बल्कि जो सिख धर्म को मानते हैं, जो सिख हैं, उनके नियंत्रण में होना चाहिए। इसीलिए ये फिर से जो है। और दूसरा कि कनाडा और देशों में जो गए हैं माइग्रेट करके, जो वहाँ संपन्नता आई है, जो तकनीक कौशल आया है, उसके बाद उन्हें भारत के पंजाब के रूप में रहने के बजाय एक स्वायत्त पंजाब या एक इंडिपेंडेंट जो है पंजाब का विचार कुछ लोग देख रहे हैं। ये सपना है, ये तो मुझे लगता है कि डे ड्रीम के अलावा कुछ भी नहीं, ये संभव नहीं है। हम जम्मू कश्मीर में नई मांगों को माने हैं। खालिस्तानियों को बात समझना पड़ेगा कि स्वायत्तता जो है, ऑलरेडी भारत का संविधान राज्यों को एक हद तक देता है। संविधान में 3 सूची है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची में काफी सारे विषय हैं जिन पे राज्य सरकारें स्वायत्तता के साथ काम कर सकती है। केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय है। तो ये एक राजनीति छोड़े और आईएसआई के बहकावे न आए। और कुछ लोग जो अपनी ऐसा है ना कि अकाली दल जो है वो पंजाब की राजनीति में कुछ लोगों के नियंत्रण में है। तो ये मुझे एक दूसरा एंगल भी लगता है कि जो और लोग राजनीतिक आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए अकाली दल में आके सत्ता के शीर्ष पे बैठना संभव नहीं है। तो वो एक आंदोलन का ये एंगल भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि शायद वो एक राजनीतिक संगठन चाहते हैं जो अकाली दल को राजनीति में कमजोर करके पंजाब की राजनीति में प्रमुखता प्राप्त कर सके। बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए 11 बार पंजाब में टिफिन बम जो है वो बरामद हो चुके हैं। अगर सीमा की अगर बात करें तो 25 बार से ज्यादा, मतलब 15 अगस्त के बाद से 25 बार से ज्यादा ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। यहाँ पर अशांति फैलाने की तो लगातार बात की जा रही है। राजेश जी, किस तरीके से बचा जा सकता है? भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत को जो है हमें अकाली दल के साथ बात करनी चाहिए। अकालियों का बहुत अच्छा प्रभाव है। और इसके अलावा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमें उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। गुरुद्वाराओं का बहुत सारा प्रभाव है और हमें जो कुछ लोग जो अलग से सेपरेटिस्ट तरीके से सोच रहे हैं, उन्हें अलग थलग समाज के अंदर ही करने का हमें सामाजिक प्रयास शुरू करना चाहिए और राजनीतिक प्रयास दोनों, बातचीत भी और राजनीतिक प्रयास भी करना चाहिए। और जहां तक हिंसा की घटना सामने आती है वहां सख्ती से निपटना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सुमन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कई बार देखने में आया है कि सीमा में ड्रोन घुसे हैं 15 अगस्त के बाद से, 11 बार से ज्यादा टिफिन बम मिल चुके हैं। भारत को किस तरीके से अब चौकन्ना होने की जरूरत है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट चेंज हुई है पंजाब में और कैप्टन अमरिंदर जब रिजाइन करने ही वाले थे, उससे पहले वो दिल्ली भी आए थे और उन्होंने कहा भी था कि मैं सुरक्षा को लेके चिंतित हूँ और मैं इसी के बारे में बात करने मिस्टर अमित शाह से मिल रहा हूँ और यहाँ आया हूँ। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला और उन्होंने सिक्योरिटी को लेके काफी चिंता जताई थी क्योंकि ड्रोन्स आ रहे थे, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहां पर एक ड्रग ट्रैफिकिंग की भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा वो बॉर्डर स्टेट है, एक टेररिज्म से भी गुजर चुका है। तो उन्होंने इसके बारे में स्पेसिफिकली बात की थी कि वहाँ सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा मतलब बढ़ाया जाना चाहिए और थोड़ा और सीरियसनेस आनी चाहिए। और इसीलिए वो जितने दिन वो रहे मतलब ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत फर्क था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनके हटने के बाद जिस तरह ये हरकतें बढ़ी हैं, तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और एक दूसरे कंट्री के साथ और इंटरनेशनली भी हमें एक अपने आर्म फोर्सेस को लेके थोड़ा वहाँ पे
एक सीरियसनेस लेकर आनी चाहिए और एक हमें अपनी सुरक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और इलेक्शंस के वक्त हमेशा इस तरह की हरकतें देखी सुनी गई हैं पहले भी। तो अभी सर ने बात करी थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की खालिस्तानियों की। देखिए हिजबुल्लाह भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है लेबनान में, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली है और लेकिन वो इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही हुआ था पाकिस्तान के इलेक्शंस के वक्त भी। हाफिज सईद ने अपनी पार्टी फ्लोट करी थी और इलेक्शन भी लड़ा था, वो जीत नहीं पाए, वो अलग बात है। तो मेन स्ट्रीम में इनको प्लेटफॉर्म देने का मतलब है कि इन्हें लेजिटिमाइज करना, इनको पहचानना और इनको एक प्लेटफॉर्म देना। तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है देश की डेमोक्रेसी के लिए। तो हमें इन बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करके आना भी चाहते हैं तो ये लोगों का फर्ज है कि इन्हें ना जितवाया जाए, क्योंकि अगर इनकी जो आइडियोलॉजी है, दे आर बेसिकली मोटिवेटेड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी जो कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ है। तो हमें ऐसे जब हमारे हाथ में जो ताकत है डेमोक्रेसी की, हमें वो इलेक्शंस के वक्त दिखानी चाहिए और ऐसी पार्टीज को लेकर आना चाहिए पॉलिटिक्स में, मतलब पावर में, जो कि सेफ्टी को लेके और सिक्योरिटी को लेके सीरियस हो और उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में सोचें और उसके भले के बारे में कुछ काम करें। बिल्कुल। राजेश जी, इलेक्शन की बात सामने आई है। इलेक्शन में कई बार देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो कई हरकतें ऐसी कर देते हैं जिससे अशांति का माहौल पैदा हो। आईएसआईएस पंजाब में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। क्या इलेक्शन से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, इलेक्शन से भी कनेक्शन हो सकता है और मैं एक और कनेक्शन देख रहा हूँ। अभी पंजाब में ड्रग्स को लेके हम जानते हैं कि पंजाब में ड्रग्स का काफी इस्तेमाल है और ड्रग्स का भारत में एंट्री का एक बड़ा वो माना जाता है, कॉरिडोर है पंजाब। और ड्रग्स को लेके मजीठिया का नाम लगातार आता रहा है। कितना सच है ये तो सुरक्षा जांच के बाद ही या न्यायपालिका में जाके चीजें तय होंगी, लेकिन मजीठिया पे केस दर्ज हुआ है 2-3 दिन पहले। तो शायद उस जो ड्रग्स माफियाओं पे जो सरकार कोशिश कर रही है नियंत्रण लगाने का, उस वैसी स्थिति में कानून व्यवस्था का मुद्दा खड़ा करके जो है सरकार का ध्यान उधर लगाना और फिर से ड्रग्स रैकेट को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का भी एक एंगल हो सकता है। दूसरा, ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय में इस तरह की हिंसा जो बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इस हिंसा का फायदा अकाली दल को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ अकाली दल मुक्त है। सुमन जी ने एक बात कहा था कि मैं उस पर भी 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि खालिस्तानियों को हमें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना चाहिए। राजनीतिक प्रक्रिया में जब कोई आतंकवादी संगठन या किसी भी तरह का सेपरेटिस्ट संगठन आता है तो अंततः इसका मतलब है कि वो भारत के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। उसमें खालिस्तानी आंदोलन कमजोर होकर खत्म हो जाएगा और कुछ लोग जो उसके साथ नहीं होंगे वो और कमजोर पड़ जाएंगे। तो लोकतांत्रिकरण करना किसी भी चरमपंथी संगठन का या किसी भी सेपरेटिस्ट संगठन का, वो एक लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत विकल्प है, मजबूत हथियार है। हमें इसका प्रयोग करने से नहीं चूकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। सुमन जी और राजू जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो खालिस्तानी आतंक का खतरा लगातार बढ़ रहा है भारत में। आईएसआईएस का खालिस्तानियों की पीठ पर हाथ है। लुधियाना बम ब्लास्ट में मृतक के शव पर एक धार्मिक निशान मिला और बम धमाके में आरडीएक्स के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लुधियाना जिला अदालत में धमाका हुआ था और आईएसआईएस अब पंजाब में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि अभी पंजाब में देखा जाए तो हाल ही में चुनाव भी हैं और चुनाव के रहते इसका फायदा अकाली दल या फिर आईएसआईएस या फिर खालिस्तानी आतंकी किस तरीके से उठाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।